बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज हम बेसिकली अपनी जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिप्रोडक्टिव पैथोलॉजी की पहली वीडियो, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। इससे पहले हमने एम्ब्रियो, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी को जो है वो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। तो आज की जो इस वीडियो में जो हमने देखना है वो हमने देखना है रिप्रोडक्टिव पैथोलॉजी। इसमें जो स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली जो देखेंगे वो इन्फेक्शंस देखेंगे टोटली रिलेटेड टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसमें जो है हम फिर एक सर्वाइकल पैथोलॉजी देखेंगे जिसका नाम है सर्वाइकल इंटरएप्थेलियल न्यूप्लेजिया। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं ये हम जो आज देखेंगे, उसके बाद जो फिर हम कंटिन्यू जो है वो करेंगे अपनी डिफरेंट पैथोलॉजीज पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने देखने इन्फेक्शंस। तो इन्फेक्शंस में जो है सबसे पहले आपने देखने कॉमन वजाइनल इन्फेक्शंस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इनको याद रखने में, जो जो बातें मैं बताऊंगा सिर्फ उनको याद रखना है आपने, और उन्हीं से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आने हैं और एनआरई में आ भी चुके हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे व्हाट आर द कॉमन वजाइनल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ठीक है जी, तो ये जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है इट इज नॉट अ काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन जिक्र ही नहीं है। आइटिस का जो है प्रीफिक्स वगैरह जो है वो ऐड ही नहीं हुआ इसमें। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि इट इज नॉट अ काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो आइटिस जहां भी जिस वर्ड में आइटिस आ जाए तो वो इन्फ्लेमेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन इसमें आपको आइटिस का कहीं भी जो है वर्ड नहीं देखने को मिल रहा। तो दैट मींस इट इज अ नॉन इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, अब इसकी जो फाइंडिंग्स है वो आपको कैसे मिलेंगी, देखो फाइंडिंग्स जो है वो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन तीन तरह की इन्फेक्शन आपको देखने मिलेंगे वजाइनल इन्फेक्शन में। अब इन तीनों की जो है फाइंडिंग्स जो है आपको रट लेनी है। ठीक है, आपको जहन नशीन बना लेनी है, क्योंकि इन्हीं फाइंडिंग से लेकर जो है आपसे जो है एग्जामिनर जो है वो एमसीक्यूज पूछता है या केस बनाकर देता है। आपको आपने बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, और आपसे ये भी पूछ लेता कि यार इस पेशेंट को जो है ये फाइंडिंग्स हैं। ठीक है, और जो है बताओ कि इसमें और कौन सी फाइंडिंग जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो ये जो चीजें हैं ये भी आपने देख लेनी है। तो इसमें जो है आपको जो फाइंडिंग देखने को मिलती है वो थिन वाइट डिस्चार्ज, थिन वाइट डिस्चार्ज। ठीक है, विद फिशी ऑर्डर। ठीक है, ये जो बातें हैं ये याद रखनी है। थिन होता है और वाइट डिस्चार्ज होता है, प्लस इसका जो ऑर्डर होता है वो फिशी ऑर्डर होता है। ठीक है, जब आप इस डिस्चार्ज को लैब में रूल आउट करते हो तो आपको इसमें एक और फाइंडिंग देखने को मिलती है, दैट नेम्ड एज क्लू सेल्स। ठीक है, तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस से रिलेटेड जो है आपने सिर्फ ये बातें याद रखनी है। अब इससे रिलेटेड केस कैसे आ सकता है कि एक भी फीमेल आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी, वो कहेगी कि मुझे थिन व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो थिन है। ठीक है, लाइक वो म्यूकसी नहीं है या वो थिक नहीं है, और उसमें जो है ऑर्डर लाइक वो फिशी ऑर्डर आती है। जैसे आप सबको पता है कि जब एक फिश आती है, आप फिश मार्केट में जाते हो तो ऑर्डर उसका आपको पता लगता है कि भाई इसकी कोई स्मेल है, तो उस तरह का जो है लाइक फिशी ऑर्डर लाइक जो है स्मेल आ रही है। तो वो फिर आपको बताएंगे, उसमें केस में फाइंडिंग नहीं होगी कि आपने लैब में उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, तो उसमें जो है क्लू सेल देखने को मिले हैं। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ट्रैकोमोनास वेजिनाटिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कैंडिडाल वुल्वोवेजिनाटिस और क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, तो आपने आंसर लगाना है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ठीक है, अब यहाँ पर थिन और वाइट डिस्चार्ज इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको याद रखो, बिकॉज एक आगे कंडीशन है कैंडिडा वुल्वोवेजिनाटिस, उसमें जो है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं उसको। व्हाट इज कैंडिडा, कैंडिडा वुल्वो वेजिनाइटिस, इसमें आइटिस का वर्ड आ रहा है, दैट मींस इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द वजाइना। ठीक है, अब इसमें जो ऑर्गन कह रहा हूं, ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व होता है, दैट नेम इज कैंडिडा अल्बाइकन्स। ठीक है, आपको आप सबको पता है अल्बाइनो जो होते हैं, ठीक है, वो जो व्हाइट कलर के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं, और अल्ब से मतलब कि व्हाइट कलर है। तो इसमें भी क्या होता है, आपको व्हाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता है, बट इसमें थिन होता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस में, इसमें होता है थिक। जो आपने बात याद रखनी है, दैट रिजेंबल लाइक कोटेज चीज लाइक इन अपीयरेंस, कोटेज चीज लाइक अपीयरेंस। कैंडिडा जहां भी वर्ड आ जाए, आप सबको पता है कि चाहे वो एसोफेगस में कैंडिडा की वजह से कोई इंफेक्शन हो रहा है तो उसके ऊपर भी जो है व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं। तो जहां कहीं भी आपको इस तरह की हिस्ट्री आ जाए, व्हाइट पैचेस देखने को मिले, इन्फेक्शन हुआ तो मोस्टली जो है वो कैंडिडा एल्बाइकन्स ही करवा रहा होता है। ठीक है, एल्ब का मतलब व्हाइट कलर होता है। ठीक है, तो इसकी जो है कॉटेज चीज लाइक अपीयरेंस होती है, वाटरी सॉरी व्हाइट डिस्चार्ज होता है, लेकिन ये म्यूकसी थिक डिस्चार्ज होता है। ठीक है, अब जब इसको लैब में इसको आप रूल आउट करवाओगे या इसकी फाइंडिंग्स देखोगे तो इसमें आपको स्यूडो हाइफाई देखने को मिलेंगी, स्यूडो हाई फाई देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आपके सामने जो है वो क्लियर कट इसका जो है
डिफरेंस है कि व्हाट इज कैंडिडा वुल्वोजेनेटिस, ठीक है, एंड व्हाट इज बैक्टीरियल वेजिनोसिस। सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है कि इसमें थिन होता है, वाइड डिस्चार्ज दोनों में होता है, ठीक है, लेकिन बैक्टीरियल वेजिनोसिस में थिन होता है बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू द इन्फ्लेमेशन। सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है कि यार जहां पर इन्फ्लेमेशन होगी वहां पर न्यूट्रोफिल्स वगैरह वगैरह इस तरह की जो सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस वगैरह, वो भी आएंगे तो वो उसको म्यूकस ही बना देंगे, ठीक है। तो ये बात आपने याद रख लेनी है, ठीक है। वेल्वोजेनेटिस में चूंकि ये इन्फ्लेमेशन है तो यहाँ पर जो है वो थिक डिस्चार्ज होगा। लाइक आप देख रहे हो ना, देखते हो ना कि जब जख्म में वाउंड में जो है इंफेक्शन हो जाए तो वहां पर पस बन जाती है, तो वो थिक होती है, वाटरी नहीं होती, ठीक है। तो आपने इस चीज को जो है वो मद्देनजर रख लेना है। तो छोटे छोटे कंसेप्ट है, इनको कंसेप्ट बनाकर जो है वो याद किया करो। अब आ जाओ ट्रैकोमोनास वेजिनेटिस। ट्रैकोमोनास वेजिनेटिस, इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इसमें जो आपको हिस्ट्री दी जाएगी वो कहेगा, एग्जामिनर कहेगा कि स्ट्रॉबेरी, लाइक मुझे अभी ड्रा कर लिखने दो उसी कलर से ताकि आपकी मेमोरी में जो है वो कैच हो जाए, क्योंकि जो कलर रिप्रेजेंटेशन होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। तो स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस जो आपको नजर आती है ट्रैकोमोनास वेजिनेटिस में, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस, ठीक है। अब वो कहेगा इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो किस तरह का होता है, तो आपने याद रखना है कि हमेशा इसमें फ्रोथी डिस्चार्ज होता है। और मैं इसको अगर ग्रीन से थोड़ा सा लिख लूं तो कोई भी मुझ पर क्या कह सकते हैं कि ये नहीं कह सकते कि भाई फ्रोथी कलर इस तरह का होता है। तो फ्रोथी कलर लाइक आप कह लोगे बिटवीन येलो एंड ग्रीन कलर आप कह लो, जिस तरह बलगम होती है ना, अब इन्फेक्शन हुआ होता है तो वो बलगम होता है, उसको हम फ्रोथी स्पूटम कहते हैं, ठीक है। तो समथिंग इज बिटवीन, यू कैन से येलो एंड ग्रीन, दैट इज कॉल्ड फ्रोथी कलर, ठीक है। तो इस तरह का जो है वो डिस्चार्ज हो रहा होता है एंड वो फाउल स्वेलिंग होता है, ठीक है। अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे इसमें, ठीक है, क्या सिम्टम्स होती हैं क्या नहीं। हम जब क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी या क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें इंशाल्लाह जो हम जो है इनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम से रिलेटेड है जो चीजें हैं, इन्फेक्शन हो गया कुछ भी हो गया तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ गो थ्रू करेंगे, हम इसमें इतना डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब मोस्ट इंपोर्टेंट जब आप इस डिस्चार्ज की जो है लैब में फाइंडिंग्स करोगे तो आप में उसको पियर शेप जो है ट्रैकोमोनाइड्स नजर आएंगे, जो कि फ्लेजाइल होंगे, मोटाइल होंगे, मोटाइल ट्रैकोमोनाइड्स, ठीक है। ये पियर शेप्ड होते हैं, आप सबको नजर आ रहा है पियर शेप। वहां पर या आपको स्लाइड दे दी जाएगी, अगर आप यूएसएमएल की बात करो तो वहां पर मोस्टली जो है वो पिक्चर्स रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। तो उसमें आपको पियर शेप जो है वो इस तरह की स्लाइड दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि उसकी जो फीमेल है उसमें फ्रोथी फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है। और जब आपने एग्जामिनेशन पर वजाइनल एग्जामिनेशन किया, ठीक है, बायोमैनुअल, ठीक है, या कुछ भी रियल एग्जामिनेशन, तो आपको जो है उसकी जो अपीयरेंस है वो स्ट्रॉबेरी नजर आई, तो भी 14 फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो यार जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, मेरी कोशिश यही होती है कि आपको कीवर्ड्स के थ्रू जो है मैं अपना नॉलेज जो है वो कन्वे कर सकूं। तो जो कीवर्ड्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टेटमेंट जितनी मर्जी भरी है, सिर्फ यू हैव टू फाइंड आउट ओनली वन कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड वन से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कीवर्ड जो है वो कुछ डिजीज के लिए सेम होते हैं, तो आपको जो है कीवर्ड्स ढूंढने की जरूरत होती है, बाकी आपका मसला हल है, ठीक है। कीवर्ड्स ढूंढने के बाद कहते हैं कि जो आपको पहला ऑप्शन लगता है ना, ठीक है, मतलब अब ये नहीं मैं कह रहा कि ए ऑप्शन वो पहला कंसीडर होता है, लाइक ये आपके पास ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पहला ऑप्शन लग रहा है कि कौन सा ठीक हो सकता है, थर्ड वन। तो थ्योरी कहती है कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो ऑप्शन आपका ठीक कंसीडर होता है। ये भी ट्रिक्स है एमसीक्यू सॉल्व करने की, लेकिन ये नहीं है कि तुक्का लगाते जाओ। क्वेश्चन को रीड करो, उसमें कीवर्ड्स देखो, अब कीवर्ड्स देखने के बाद आपके पास जितना नॉलेज है उसको कंपाइल करो कि हाँ यार मैंने ये कहीं कहीं पढ़ा था। और हाँ, अगर बेटर ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अगर उस सवाल को देखते हुए अगर आपको उसमें ऑप्शन कोई और मौजूद है और आपको लगता है कि यार ये ऑप्शन ये डिजीज जो है इसकी तो ये सिम्टम्स है नहीं, क्योंकि आप पढ़ चुके होते हो, तो आप उसको एक्सक्लूड कर दे जाओ, ठीक है। एक्सक्लूडिंग करते वक्त क्या होगा कि अब जो 125% था अब वो 100% पर आ गया, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता अगर आपने ये भी टू भी एक्सक्लूड कर दिया कि यार ये भी नहीं हो सकता, तो एक्यूरेसी है वो 75% पर चलेगी है, मतलब कि इन तीनों में से आपका जो एमसीक्यू ठीक हो सकता है, ठीक है। अब अगर इसको भी आप रूल आउट कर दो तो चांसेस हो जाते हैं 50-50, ठीक है, कि आपका 50% गलत भी हो सकता है और आपका 50% जो है वो ठीक भी हो सकता है। तो इस तरह जो है इस तरह से जो है आप एमसीक्यू सोल्व करने की कोशिश किया करें। कीवर्ड सबसे पहले कीवर्ड ढूंढा करें, क्वेश्चन को रीड किया, कीवर्ड ढूंढ लिए, सिम्टम्स वगैरह सेपरेट कर ली, कीवर्ड ढूंढ लिए, सिम्टम जो भी दी होती है उनको आपने देखना होता है, फिर उसके बाद कीवर्ड ढूंढने होते हैं। कीवर्ड बाजू का सिम्टम्स ही कीवर्ड्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आपने ऑप्शन देखने हैं, अच्छे से ऑप्शन देखने हैं, और फिर आपने अपने जितना भी आपके पास नॉलेज है आपने उसको कंपाइल अप करना है कि यार हाँ ये ऑप्शन जो है ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, फिर आपने जो है इंशाल्लाह तुक्का लगा लेना है। तो तुक्का इटसेल्फ बिटवीन, अगर आपको पता नहीं है कि इन दो ऑप्शन के अलावा या इन दो में से कौन सा बन रहा है, ठीक है, इसको तुक्का कहते हैं। इसको तुक्का नहीं कहते कि चार ऑप्शन में से जो मर्जी लगा दो, दैट इज नॉट तुक्का। तुक्का उसको कहते हैं कि आप 50-50%
श्योर हो के 50% ये हो सकता है, 50% ये हो सकता है। तो तुक्के के लिए भी जो है नॉलेज का होना लाजमी है। तो ये थी एमसीक्यू की ट्रिक, और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं। तो बस यही कहूंगा कि यार एमसीक्यू को जो है वो अच्छे से पढ़ा करो। आप जो है ब्लंडर मारते हैं जल्दी जल्दी में, तो वो अच्छा नहीं ठीक। मैं भी आप में ही शामिल हूँ, मैंने भी बहुत ब्लंडर मारे हुए हैं, ठीक है। तो ये था बल्बो वजाइना की जो है इन्फेक्शंस, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है, और इसको हम एसटीडीज भी कहते हैं। इसमें हम इतना डीप नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें डिफरेंट डिजीजेज आ जाती हैं, लाइक एड्स आ गया, तो इस तरह की चीजें जो है ये हम नहीं देखेंगे। इनको हम डीप में जब हम वायरोलॉजी पढ़ेंगे उसमें भी हम देख सकते हैं। तो अब जो है वो करना है हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और यू कैन से इन्फेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर करवाऊंगा वो कैंक्रोइड करवाऊंगा। तो इसका सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेटिव एजेंट फॉर कैंक्रोइड, तो दैट इज हीमोफाइलस डुक्रेई, ठीक है। कैंक्रोइड का कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, दैट इज हीमोफाइलस डुक्रेई, ठीक है। और इट्स सो पेनफुल, ये बात याद आपने रखनी है, ठीक है। ये बेसिकली जो कैंक्रोइड है ये मेल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो और ये चूंकि आपकी जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो एनआरई का सिलेबस है उसमें ये टॉपिक दिया हुआ था, तो मैंने ये आपको करवा दिया, ठीक है। ये जो आपका जो पीनस होता है या ग्लैंड्स ऑफ पीनस होता है उससे बिल्कुल पीछे जो है वो एक पेनफुल जो है वो कैंसर लाइक जो होता है वो होता है। तो कैंसर जो है वो सिफिलिस की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर हिस्ट्री दी हुई हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा हो, तो पेनलेस जो है कैंसर जो है वो सिफिलिस में होता है, लेकिन इस इज पेनफुल और इसको हम जो है कैंक्रोइड कंसीडर करते हैं। तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, तो आपने वहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि प्राइमरी सिफिलिस होगा, ठीक है। प्राइमरी सिफिलिस का ऑप्शन हो सकता है, वहां पर कैंक्रोइड का ऑप्शन हो सकता है। तो अगर पेनफुल की बात है तो आपने लगाना है कैंक्रोइड, ठीक है। और इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज हीमोफिलस डुक्रेई है, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद आ जाओ सिफिलिस के बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल से जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एज गो थ्रू और इन्फेक्शन से, तो अब अभी जो है हम सिर्फ इससे गो थ्रू होंगे। तो सिफिलिस जो है वो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी, द सेकंड वन इज सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज टर्शरी, ठीक है। अब प्राइमरी सिफिलिस जो है इसमें क्या होता है, आपको पेनलेस कैंसर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो क्वेश्चन आता होता है या एक हिस्ट्री दी होती है कि एक पेशेंट आया उसको, ठीक है, पेनलेस कैंसर से, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली द काज, ठीक है। ये जो ऑप्शन दिए होते हैं प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस, कैंक्रोइड, ठीक है, या गोनोरिया वगैरह इस तरह की जो सिम्टम ऑप्शन दिए होते हैं, तो आपने लगाना है द प्राइमरी सिफिलिस, ठीक है। सेकेंडरी सिफिलिस पे आ जाओ तो सेकेंडरी सिफिलिस में जो आपको फीवर होता है, ठीक है, प्लस आपको क्या होता है कि लिव एडिनोपैथी हो जाती है क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और आपको स्किन रैशेज जो है वो भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कॉन्डाइलोमेटा लेटा जो है वो एक क्लासिकल फाइंडिंग है। कॉन्डाइलोमेटा लेटा इट इज द क्लासिकल फाइंडिंग फॉर सेकेंडरी सिफिलिस, ठीक है। तो ये बात आपने याद नहीं रखनी कि वो इन्हीं कीवर्ड से रिलेटेड आपसे एमसीक्यू पूछते हैं। तो ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं यार, इनको याद रखनी, खुदा याद रखने की कोशिश किया करो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो टर्शरी सिफिलिस है, इसमें जो है बेसिकली आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है तो आपको जो एक क्लासिकल कंडीशन देखने को मिलती है, दैट नेम इज टेबस डोर्सालिस। इसके बारे में इंशाल्लाह जब हम न्यूरोनाटमी करेंगे या न्यूरोलॉजी देखेंगे उसमें हम देखेंगे इसको व्हाट इज टेबस डोर्सालिस, ठीक है। उसमें के बाद जो है इसमें जो एक और क्लासिकल फाइंडिंग देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है आर्गिल रॉबर्टसन पीपल, आर्गिल रॉबर्टसन पीपल। कुछ लोग अर्गाइल रॉबर्टसन पीपल भी कहते हैं, कुछ लोग इसको अर्गिल रॉबर्टसन पीपल भी कहते हैं। मैंने दोनों कह दिया, जिस चीज को मुझसे इख्तिलाफ होगा वो दोनों पे अमल कर सकता है। अच्छा, ये होता क्या है, इसमें दो कंडीशन होती हैं, आप सबको पता है अकोमोडेशन। व्हाट इज अकोमोडेशन? अकोमोडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एन सिलरी बॉडी टू अकोमोडेट फॉर द नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। वीएन नियर साइड को आप यूं आसान लफ्जों में बता दूं कि अकोमोडेशन वो प्रोसेस होता है जो कि नियर ऑब्जेक्ट के लिए आपकी आई के मसल जो है उसको जो है मदद करते हैं कि जो नियर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो है वो अच्छे से आपके रेटिना पर बन जाए, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो इसमें होता यह है कि आपके जो अकोमोडेशन है उसका जो रिफ्लेक्स है वो प्रेजेंट होता है, मतलब कि नॉर्मल होता है, प्रेजेंट अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। आप ये कैसे देख सकते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक पेन पकड़ा है, उस पेशेंट की आईज के करीब लेते जाओगे वो पेन, आप उसकी जो पीपल को साइज के देखोगे कि वो साइज में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। अगर पीपल का साइज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो इस प्रोसेस में कि वो स्मॉल ऑब्जेक्ट आप जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। इन्हीं पेशेंट में दूसरा चीज होती है वो होता है एब्सेंट लाइट रिफ्लेक्स, एब्सेंट लाइट रिफ्लेक्स। आपके पीपल का बेसिकली काम यही होता है कि उसने कितनी लाइट को जो है वो कन्वर्ज करके जो आपके रेटिना पर फेंकना होता है, ठीक है। जब आप लाइट मारते हो तो होता क्या है कि आपका पीपल साइज जो है वो श्रिंक होता है, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है लाइट, ठीक है।
तो जब लाइट आप करोगे तो आपका फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल प्यूपल है, ठीक है, अब मैंने जब इसके ऊपर लाइट मारी है तो ये श्रिंक हो गया, ठीक है। लेकिन एर्गल रोबर्टसन प्यूपल में क्या होता है कि ये रिमेन नॉर्मली, मतलब उसी साइज का रहता है ये ना डिक्रीज होता है ना इंक्रीज होता है। इसको हम इन दोनों कंडीशन को अगर हम कंबाइन कर लें तो दैट नेम इज एर्गल रोबर्टसन प्यूपल, ठीक है जी। तो ये थी हमारी एसटीडीज, ठीक है। अब आ जाओ मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हाट इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है मोस्टली, और इसमें तो मोस्टली जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो गोनोरिया हो सकता है या क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिस हो सकता है। तो व्हाट इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसको हम पेट भी कहते हैं, एंड दीज काज बाय टू बग्स, द वन इज क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है, और सेकंड वन इज कॉल्ड द निजेरिया गोनोरिया, ठीक है। तो इस चीज को जो है वो आपने याद रखना है कि पिट जो है वो इस काज बाय क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिस और निजेरिया गोनोरोई, ठीक है। लेकिन जो ये क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिस है, ये मोस्ट कॉमन काज है इन यूएसए, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। बाकी हम जो है इंशाल्लाह इसके रिलेटेड जो है डीप जाएंगे जब हम माइक्रोबायोलॉजी देखेंगे। अच्छा, इसमें साइंस क्या होते हैं, इसमें ये होता है कि आपको जो है सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ इट इज, ये इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं वो बेसिकली आपके जो है वजाइना वगैरह को या सर्विक्स वगैरह को मोस्टली ये डैमेज करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये असेंडिंग इन्फेक्शन है, ये बात आपने याद रखनी है। सॉरी, असेंडिंग इन्फेक्शन, ये फैलता जाएगा और ये यहाँ तक फैल जाएगा कि आपकी फिलोपियन ट्यूब्स को जो है उनको डैमेज कर देगा, जिसको हम कहते हैं सल्पेंगाइटिस, ठीक है। ठीक, इन्फ्लेमेशन ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब। अब जब इन्फ्लेमेशन ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब हो जाएगी तो होगा क्या कि आपकी जो कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी है, जो आपके पेल्विक ऑर्गन है, पेल्विक जो है, पेल्विक कैविटी जो है उसको भी इन्वॉल्व करेगी, जिसकी वजह से आपको जो पेल्विक इन्फ्लेमेशन करवाएगी। तो दैट इज नेम कार्ड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अब इसकी जो है इज रेयर कॉम्प्लिकेशन है एंड वेरी वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशन, जिसको हम कहते हैं फिट्स हर्ब कट्टे सिंड्रोम, जिसका नाम है फिट्स हर्ब कट्टी सिंड्रोम। अब ये जो फिट्स हब कट्टी सिंड्रोम जो है, इसमें क्या होता है, ये जो इन्फ्लेमेशन है ये आपके लीवर तक पहुंच जाती है। और जब लीवर तक पहुंचती है तो होता क्या है कि जब इन्फ्लेमेशन होती है तो लीवर का साइज जो है इंक्रीज हो जाता है। एक बात याद रखिए कि हमेशा कि लीवर में पेन जो है या राइट अपर क्वाड्रेंट पेन ड्यू टू द लीवर तब तक नहीं होगी जब तक उसका कैप्सूल जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे ही कैप्सूल इन्वॉल्व होगा तो आपको जो है पेन न फील होना शुरू हो जाएगी। तो अब वो कह सकते हो कि ये जो है इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर कैप्सूल होता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर कैप्सूल, ठीक है। और आपको जो है वो वायलिन स्ट्रिंग्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आपने इसमें जब इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है तो जहां कहीं भी गोनोरिया या क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस का नाम आ जाए तो आपने जो इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है वो नाट करवानी होती है। दैट नेम्स इज फुल नेम इज न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, ठीक है। तो ये जो बातें हैं आपने याद रखनी है अबाउट इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन से रिलेटेड हमारा जो है टॉपिक था। अब जो एक बात रह गई है वो रह गई है सर्वाइकल इंटर एपिथेलियल न्यूप्लेजिया। तो व्हाट इज सर्वाइकल इंटर एपिथेलियल या इंट्रा एपिथेलियल भी लोग इसको कहते हैं, या मैं ही गलत बोल रहा हूँ शायद। तो इसका नाम है सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया, जिसको हम सिन कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो मोस्ट कॉमन काज है सिन का, ये कहते हैं कि ऑन्कोजेनिक स्ट्रेन होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का, ठीक है, एचपीवी का ऑन्कोजेनिक स्ट्रेन होता है। ऑन्कोजेनिक में कैंसरियस काज स्ट्रेन, ठीक है। ऑन्कोजेनिक स्ट्रेन होता है स्पेशली एचपीवी 16 एंड 18, ठीक है। ये जो स्ट्रेन है स्पेसिफिकली ये काज कर सकते हैं सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लाजिया। अब इसकी तीन टाइप है, सिन 1, ठीक है, सिन 2 एंड सिन 3। अब ये सिन, जितनी भी सिन है ये डिपेंड करती है डिग्री ऑफ डिस्प्लेजिया पर कि कितना डिस्प्लेजिया हो गया हुआ है। अब इन डिस्प्लेजिया के बाद भी अब जो सिन 1 है इसको हम कंसीडर करते हैं माइल्ड, ठीक है, और यू कैन से माइल्ड करते हैं हम इसको।
माइल्ड। और ये जो सीन 2 एंड सीन 3 है इसको हम मॉडरेट में कंसीडर करते हैं, मॉडरेट स्क्वेमस इंटरएपिथेलियल लीजन। अब इसकी जो चौथी फॉर्म है इसको हम कहते हैं कार्सिनोमा इन सिटू सर्वाइकल इंटरएपिथेलियल नियोप्लेसिया। इसमें होता ये है कि आपका जो कार्सिनोमा जो है वो स्प्रेड हो जाता है, मोस्टली जो है वो लेटरल साइड पर जो है वो स्प्रेड होता है, लेटरल टू द सर्विक्स। इसका भी एक करोला है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले आ जाओ एचपीवी 16 एंड 18 क्या करती है। ये जो स्ट्रेन है स्पेसिफिकली ये करते हैं, ये ओंकोजेनिक स्ट्रेन है, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपकी जो जीन्स रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, मोस्टली द वन इज P53। P53 के बारे में आपने सिर्फ ये आप याद रखेंगे, इट इज द गार्डियन ऑफ ऑल द जीन, गार्डियन ऑल जीन्स। अल्लाह ताला की कुदरत का निजाम आप यूं देख लें कि हमारी बॉडी में अबाउट रोज जो है वो 20,000 से ज्यादा म्यूटेशंस होती हैं, या यू कैन से कि जीन्स म्यूटेशंस होती हैं। और ये P53 आप देख भी नहीं सकते, ठीक है, इवन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह भी नहीं इनको देख सकती कि व्हाट इज P53, व्हाट काइंड ऑफ ये जीन, इसकी क्या अहमियत है, ठीक है। तो आप यूं हिसाब लगा लो अल्लाह ताला की कुदरत का कि जिस चीज को हम देख भी नहीं सकते, जो हमारे सोचने से भी बाहर है, वो हमारी बॉडी को बचा रही है कैंसर से। तो देखो ना कि 20,000 अप्रोक्सीमेटली म्यूटेशन हो रही है हर इंसान की बॉडी में, किसी में ज्यादा हो रही है, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो एवरेज है वो ये है 20,000। अब इन 20,000 को कंट्रोल करने वाला ये बादशाह बंदा है। और गार्डियन इसलिए कह रहा हूँ कि ये बुढ़ा सा होता है। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर डीएनए साइकिल। अब डीएनए ने जो है, दिस इज चेक स्टेशन, ठीक है, हम जब डिटेल में जाएंगे डीएनए रेप्लिकेशन में, उसमें हम देखेंगे व्हाट आर द चेक स्टेशंस। अब डीएनए यहाँ से रेप्लिकेट हुआ है, एस्पेस से इसकी सिंथेसिस हुई है, अब ये इसने आगे जाना है, अब ये चेक स्टेशन है, यू कैन से टूल प्लाजा है। अब इसने टूल देना है, लेकिन अगर इसके पास टूल नहीं होगा तो ये नहीं जा पाएगा। दैट मीन्स अगर डीएनए में कोई म्यूटेशन आ जाएगी, होगा क्या कि ये टूल प्लाजा कहेगा कि भाई वापस जाओ, वापस पैसे लेके आओ, वापस फिर आना, ठीक है। अब ये वापस जाएगा, ठीक है, वापस फिर से ठीक करेगा, लेकिन फिर भी अगर उसने बताया नहीं होगा क्या म्यूटेशन ठीक करनी है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये ले आएगा 200, लाइक ले आएगा इसका टूल ले आएगा, उसका होगा 500 टूल। अब ये दोबारा कहेगा भाई इसका टूल ये है 500 है, आप दोबारा जाओ, ठीक है। अब वो दोबारा जाएगा डीएनए रिपेयर के लिए, मैं सादा अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो फिर कोई ना कोई काम खराब कर देगा, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो टूल वाला बंदा है जो कि P53 जो है, ठीक है, करेगा, ये इसकी अपोप्टोसिस करवा देगा, ठीक है। एंड यू नो व्हाट अपोप्टोसिस इज अ प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। आपकी जो ये म्यूटेशन होती है जितने भी आपकी बॉडी में जो है, अल्लाह का शुक्र किया करें कि आपकी बॉडी जो है वो कैंसीरियस सेल में चेंज नहीं हो रही होती, और अगर ये ना होता तो आपने पैदा होते ही मर जाना था, ठीक है। तो शुक्र किया करें अल्लाह ताला की जात का कि अल्लाह ताला का हम पर बहुत ज्यादा करम है। अच्छा, अब ये करता क्या कि एचपी की 16 एंड 18 जो है, ये खास किस्म की जो है प्रोटीन जो है बनाते हैं, उन ये दो जो है इनिबिट करती है। एक तो ये P53 को इनिबिट करता है, और एक ये इनिबिट करता है आरबी प्रोटीन, ठीक है, इसको इनिबिट करता है। जब ये इनिबिट होता है तो आपकी जो कीज है वो इनिबिट होती है E6, ठीक है, एंड E7 कीज, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जब इनहिबिट हो जाती है, ये इनमें म्यूटेशन आ जाती है, तो ये जो है जीन्स जो है ये अप रेगुलेशन, या यू कैन से कि इनकी जो सप्रेशन हो जाती है आरबी प्रोटीन्स की और P53 की। जब इनकी सप्रेशन हो जाएगी तो बताएं मुझे कि जब ये काम के लायक ही नहीं रहेगा तो क्या वो कैंसर सेल्स को रोक पाएगा, या यहाँ पर जो डीएनए म्यूटेशन है, यहाँ पर जब चेक स्टेशन नहीं होगा, टूल प्लाजा नहीं होगा, तो ये जो गाड़ी है ये आराम से गुजर जाएगी। समझ आएगी बात। तो इस वजह से जो है ये एचबीवी जो है वो इस तरह से जो है वो कैंसर करवाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अबाउट 70% योर कैंसर जो है, जितने भी कैंसर है वर्ल्ड में, वो मोस्टली जो है वो इस म्यूटेशन, उसमें जो है P53 जीन की म्यूटेशन जरूर होगी, क्योंकि P53 इज योर लास्ट जीन, यू कैन से कि जो इस कैंसर को होने से बचाता है, ठीक है। दिस इज द गार्डियन ऑफ ऑल द जीन। वो कहते हैं ना कि बड़ा मर जाए तो फिर घर की रौनकें नहीं खत्म हो जाती, तो वो यही हिसाब है कि जब P53 मर जाए ना तो फिर आप जो घर में फसाद होने होने हैं उनको आप ही नहीं रोक सकते। तो ये जो चीजें हैं ये याद रखा करें, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। उसके बाद जो कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर में कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। तो रिस्क फैक्टर में जो है वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर आ जाते हैं, बिकॉज एचपीवी इट इज आल्सो अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि मोस्टली जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, लाइक एचपीवी इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, उनसे जो है वो चांस होता है कि ये फैल सकता है इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद स्मोकिंग, अर्ली क्वार्टरैकी, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। व्हाट इज अर्ली क्वार्टरैकी, इट इज अ पर्सन एंगेज विद सेक्सुअल इंटरकोर्स वेरी अर्ली इन हिज लाइफ, ठीक है। तो ये जो है दिस तो नहीं मुझे कहना चाहिए क्योंकि इट इज अ फीमेल पैथोलॉजी, देन वी आर हर कह सकता हूं मैं कि अ पर्सन हु एंगेज फर्स्टली वेरी अर्ली इन हर लाइफ, ठीक है। तो इसको हम अर्ली क्वार्टरैकी कहते हैं। और उसके बाद डेथ एक्सपोजर,
ठीक है। तो डेस एक्सपोजर जो है, डेस का मतलब डिस स्टिलबेस्ट्रोल जो है, ये ड्रग होती है बेसिकली, जो मदर्स होती हैं वो लेती हैं, तो उनमें भी ये चांसेस होते हैं ज्यादा होने के, और उनकी जो अगर तो फीमेल फीटस है तो आने वाली जिंदगी में, आने वाले फ्यूचर में उनमें भी चांसेस हो सकते हैं कि उनमें इस ड्रग को यूज करने से दो किस्म के कैंसर हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द क्लियर सेल कार्सिनोमा ऑफ द वेजाइना, क्लियर सेल कार्सिनोमा ऑफ वेजाइना, ठीक है। और जो दूसरा हो सकता है वो ये हो सकता है व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि सर्वाइकल कैंसर की मोस्ट कॉमन लोकेशन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जोन है। हमने हिस्टोलॉजी में जब हम एनाटॉमी देख कर रहे थे इसकी, तो हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी थी कि व्हाट इज द हिस्टोलॉजी ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यूटरस, ठीक है, सर्विक्स, ठीक है, एंडोसर्विक्स, एक्टोसर्विक्स, ठीक है। एंडोसर्विक्स और एक्टोसर्विक्स के दरमियान का जो जोन होता है उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहते हैं, ठीक है। और वहां पर जो है दो किस्म के जो है वो एपिथेलिया जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्क्वेमस एपिथेलिया एंड द सेकंड वन इज कोलमनार। तो जहां कहीं भी दो एपिथेलिया की मर्जेशन होती है या मर्जिंग होती है, वहां पर जो है चांसेस ज्यादा होते हैं कि वहां पर जो है वो डिस्प्लेसिया हो जाए, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन पर ज्यादा होता है। अच्छा, ऊपर मैंने एक बात बताई थी कि ये लेटरल ही होता है ज्यादातर, ठीक है। तो जब ये लेटरल इन्वेजन होगी ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर सर्विक्स, ठीक है, तो ये लेटरल साइड पर जो है ये इसकी इन्वेजन होती है। तो लेटरली जो है वो यूरिटर भी गुजर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ऑब्स्ट्रक्शन काज कर देगा यूरिटर की। तो जब ऑब्स्ट्रक्शन काज कर देगा, होगा क्या कि वो जो यूरिनेशन आ रही होती है, यूरिन आ रहा होता है, उसका जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो होगा क्या कि ये यूरिन है बैक प्रेशर डालेगा, तो किडनी पर जब बैक प्रेशर पड़ेगा, होगा क्या कि किडनी का जो है वो जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब डिक्रीज हो जाएगा तो ये इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। तो जब हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी तो दैट विल लीड टू रीनल फेलियर, ठीक है। तो ये जो है हमें सर्वाइकल पैथोलॉजी में जो है वो देखने को मिलता है। तो ये जो चीजें हैं ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो यार, इन्फेक्शन हमने कर लिए और हमने सर्वाइकल पैथोलॉजी से रिलेटेड जो है वो एक और चीज भी कर ली, ठीक है। अब जो इंशाल्लाह जो है हम ओवेरियन ट्यूमर्स की तरफ आएंगे। ओवेरियन के बाद जो है फिर हम जो इंशाल्लाह जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूसरी पैथोलॉजीज की तरफ आएंगे। हम सिर्फ एनआरई के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर यूएसएमएल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूएसएमएल पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रोडक्टिव नंबर 1 पर है इसकी पैथोलॉजी, प्लस एंडोक्राइन। एंडोक्राइन और रिप्रोडक्टिव को मिलाकर देखा जाए तो इसमें से अबाउट 45% पैथोलॉजी जो है इन सिस्टम से आती है, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। और अगर हम एनआरई की बात करें माशाल्लाह से, तो एनआरई में इसका इतना खास सिलेबस नहीं दिया हुआ, लेकिन चूंकि आपका क्लिनिकल पर्सपेक्टिव भी है ओबियन गायनी, तो उसमें जो है वो कवर हो जाता है मोस्टली। तो मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। तो खुदा पनाह करें यार, मैं हमेशा आपको लास्ट वीडियो में कहता हूँ यार पनाह करें, पनाह करें। तो ये आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए मैं बना के दे रहा हूँ, ताकि आप जो है वो एक चीज को पढ़ें। तो मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।